हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ AR अकेडमी। आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग। पढ़ने का तरीका प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। जो नोट्स आपको पीछे दिख रहे हैं इनकी आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करना है उसको, सॉफ्ट कॉपी से देखना चाहो तो ठीक है, वरना ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लो और उसको लेके बैठो और उसके बाद में इस चैप्टर को स्टार्ट करो। ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों की वो है रिवीजन। मैटर बहुत सारा मिलेगा आपको, इंटरनेट पे मिलेगा, आपके स्कूल्स में मिल रहा है, आपकी कोचिंग्स में मिल रहा है। तो हम लोगों ने पहले यही सोचा कि जो रिवीजन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। नोट्स है यही रिवाइज करने हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हो। उन सब जो भी प्लेटफॉर्म हमारे पास सोशल मीडिया पे हैं वो सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा 2 चैप्टर में। चार्जेस को रेस्ट पे रखा हमने, ठीक है, चार्जेस रेस्ट पे रहे और उनसे जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी स्टडी की वो सारी हमने कर ली। अब हम लोगों का इंटरेस्ट ये है कि चार्ज को फ्लो करवा के देखते हैं। फ्लो करवाया तो जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करता है तो हमको एक एनर्जी मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से चलता है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा इफेक्ट देखने को मिलता है, जो हमारा फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। 10th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं आपको पहले ही बता दूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया। रेट, जब भी फिजिक्स में किसी क्वांटिटी के आगे रेट वर्ड लिखा होता है इसका मतलब होता है उसको टाइम के साथ में कंपेयर किया गया है। सीधी सी बात है, ये चार्ज फ्लो लिखे हुए हैं, इसके नीचे टाइम है। अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो मैं विजुलाइज भी करवा देता हूं आपको। एक कोई सेक्शन लेते हैं हम लोग किसी कंडक्टर का, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करें और हम लोग यहाँ स्टॉप वॉच लेके बैठे, हम लोग क्या लेके बैठे यहाँ पे, स्टॉप वॉच, और हम लोग देखेंगे उसमें कि भैया किसी गिवन टाइम में यहाँ से कितने चार्जेस जाते हैं, तो जो चार्जेस निकलेंगे उनकी वैल्यू रख देंगे और जो टाइम लगेगा उसका वैल्यू रख देंगे। अपने पास में करंट की वैल्यू आ जाएगी फॉर दैट गिवन सेक्शन और गिवन पॉइंट। ठीक है, आई एवरेज, क्योंकि एवरेज करंट ही निकलेगा अपने पास में, जितने चार्जेस हैं उनको टाइम से कंपेयर करेंगे। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, सीधा सा फॉर्मूला है। अगर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हम इसको पढ़ें, क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर टाइम पीरियड बहुत छोटा रहा, बहुत छोटे टाइम मतलब सेकंड से भी कम टाइम के लिए अगर हमने स्टडी की तो उसके अंदर हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और उस टाइम जो करंट अपने पास निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके भी क्वेश्चन करेंगे। एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में जब मैं रिवीजन पे आऊंगा तब आपको मैं इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और इस साल कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। यूनिट जो होती है वो करंट की वो होती है एम्पियर, कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो आप, लेकिन ऐसा यूनिट एम्पियर ही है। एक इंपॉर्टेंट जो नोट मैंने लिखा है कि देखो करंट को देख के ऐसा लगता है कि सर करंट की कोई न कोई डायरेक्शन होती होगी। बिल्कुल होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो किसी गिवन डायरेक्शन में ही करेंगे, रैंडम करेंगे फिर भी, लेकिन कोई न कोई तो डायरेक्शन होगी होगी। तो सर जब डायरेक्शन होगी तो ये तो एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीजें चाहिए, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन। तो यहाँ डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो है वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता। और वेक्टर क्वांटिटीज की एक कंडीशन, एक्चुअली में साइंस में कंडीशन ये नहीं होती है कि भैया वेक्टर वही होगा जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, नहीं, उसमें एक कंडीशन आपको और ध्यान रखनी है कि वेक्टर वो होगा जो वेक्टर के सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ये फॉलो नहीं करता है, मतलब इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि जब इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब इसका वेक्टर एडिशन किया जाता है तो उस रूल को ये फॉलो नहीं करता। मीन्स अगर मान लीजिए एक डायरेक्शन में 5 एम्पियर का करंट जा रहा है और दूसरी में 3, और आपको इन दोनों को ऐड करना है तो सिंपली ऐड कर दो, वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, स्केलर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन भी तो है। तो यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं टेंसर क्वांटिटी। देखो टेंसर क्वांटिटी वैसे तो आपको इंजीनियरिंग में आगे मिलना
बिल्कुल आपको डीप में स्टडी करवाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जितनी भी क्वांटिटीज होती है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। कोई टेंसर 0 डिग्री की होती है, कोई टेंसर 1 डिग्री की होती है, कोई टेंसर 2 डिग्री की होती है। ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। और 11th क्लास में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो 9th चैप्टर में जो स्ट्रेस टॉपिक आता है वो भी टेंसर क्वांटिटी कहा होगा उसको 2 डिग्री की होती है। भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में देख लेंगे इसको। उसके बाद में आगे का काम करते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है सर हमारे पास में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये छोटे छोटे टॉपिक इतना मैटर नहीं करते, लेकिन अगर आप बोर्ड्स की कर रहे हो तो ये मैटर करते हैं। और मेरा जो फर्स्ट एम है वो बोर्ड्स है, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में हम लोग सोचेंगे। देखो 2 तरीके का करंट हो सकता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। एक लिखा है यहाँ पर कन्वेंशनल और सेकंड लिखा है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक। देखो कन्वेंशनल करंट क्या होता है। अगर कन्वेंशनल करंट देखें तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के अकॉर्डिंग होती है। मतलब ये कोई सेक्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज है, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज भी है। अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और प्रोटॉन्स या फिर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं वही डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की होती है। ये हम पहले से एज्यूम करके आए हैं। रीजन ये है कि जब करंट की स्टडी चल रही थी तब तक हमको ये पता नहीं था कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये अलग अलग टाइप के चार्जेस भी होते हैं। तो वहां हम कंफ्यूज थे, तो हमने जब पहले स्टडी की तो कन्विंसिंग तरीके से यही की थी कि भैया जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और वो अभी भी चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब आप अगर लोग ढंग से स्टडी करोगे तो आपको पता है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसमें मेन जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। प्रोटॉन जनरली फ्लो नहीं करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन तो जो हम लोग कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं उसकी जस्ट उल्टी होती है। अगर उल्टी होती है मतलब आपको करंट की डायरेक्शन लेनी चाहिए, ये जैसे कोई सेक्शन है, करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए इधर। ऐसा तो आप 10th में भी नहीं लेते थे और 12th में भी जब आपने स्कूल में चैप्टर पढ़ा होगा तब भी नहीं ली होगी। इसका मतलब हम लेते कन्वेंशनल ही है, लेकिन आपको दोनों की ध्यान होनी चाहिए डायरेक्शन कौन कौन सी होती है। 2 तरीके के करंट है हमारे 12th बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, हालांकि यूनिवर्सली यही है, लेकिन हमको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि हम बोर्ड्स में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करता है करंट, देखो ये करंट है, आप बीच बीच में ये जो भी मैं डिनोट करता हूँ वो आप लिख लेना, और ये जो है ये टाइम है। अगर करंट टाइम के साथ में अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। अगर चेंज कर रहा है, जैसे ये देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसी करंट। ये भी डीप में पढ़ेंगे हम लोग 7th चैप्टर में फिर से। करंट कैरियर मतलब हमेशा चार्ज को कैरियर करने वाला इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। अगर आप लोग सॉलिड्स की बात करते हो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक बात है, लेकिन अगर लिक्विड की और आयंस गैसेस की बात करते हो तो उसमें फ्लो जो होता है चार्जेस का वो आयंस के थ्रू होता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को हम लोग जब उसमें करंट देते हैं तो उसमें जो करंट चलता है वो आयंस की वजह से ही चलता है। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये क्विक रिवीजन है एक आपका, उसके बाद में हम लोग अगर इंटरेस्टेड, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, इंटरेस्टेड हो आप लोग तो कहीं से भी हो आप हमसे कांटेक्ट करो, मैं आपको पर्सनली लाइव क्लास में सारा कुछ समझाऊंगा। मतलब आप लोग यूट्यूब का छोड़ो, मैं पर्सनली आपकी जूम पे या जो भी गूगल मीट पे हमारी जो भी पॉसिबिलिटी होगी वहां से क्लास लेके मैं पर्सनली भी आपको डाउट्स क्लियर करूंगा। अब देखो क्या है क्लासिक स्टडी। अब बात यह है कि आप लोगों ने जो अभी तक करंट की स्टडी की है उसमें बड़ी इजी स्टडी कर लिया आपने। आपने क्या बोला, चार्जेस का जो फ्लो होगा उसको टाइम से डिफरेंशिएट, सॉरी टाइम से कंपेयर किया और करंट आ जाएगा और खुश हो गए। लेकिन ये इतनी छोटी बात है नहीं। तो जो 12th क्लास में आपको करंट का कंसेप्ट समझ आया है वो बिल्कुल क्लासिकल वे है। जो आज तक की स्टडी है करंट के बारे में वो पूरी आपको बता दी है। ध्यान रखना ये आपके 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डेरिवेशन है, इससे बड़ा डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है। तो ये डेरिवेशन इतना बड़ा है कि अब ये पार्ट्स में आता है, हमेशा क्वेश्चन हमेशा इसके पार्ट्स में आते हैं, लेकिन आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, आधा चैप्टर तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले मैंने क्या दे रखा है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर शो किया मैंने, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं होंगे,
इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड भागते हैं और इधर आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठे हो गए। इन्होंने अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया जिसकी डायरेक्शन होगी इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की, जो मैंने ये लिख रखी है ई इंड्यूस्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा और चार्जेस पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। समझ गए आप लोग, मतलब चार्जेस करंट को फ्लो नहीं करवा सकते, मतलब एक लिमिट तक तो फ्लो हुए, फिर उसके बाद में एक्यूमुलेट होकर रुक गए। ठीक है, यहां तक बात। इसका मतलब जो ई इंड्यूस्ड बना वो एक्सटर्नल का ऑपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड का बना, इसलिए यहाँ पर ज्यादा चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, वो एक्यूमुलेट होकर चुपचाप बैठ जाएंगे वापस। लेकिन ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि सर अच्छा अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, आपके कहने का मतलब इतना सा है, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली अपनी डायरेक्शन में बार बार जिग-जैग पोजीशन में, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जिग-जैग कंडीशन में हमेशा फ्लो करते रहते हैं। उनकी स्पीड भी मैंने लिख रखी है, देखो इतनी है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब सर अगर कोई कंडक्टर, मतलब एक लोहे की रॉड है, वो बिल्कुल किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी बैटरी से, फिर भी हमारे पास पड़ी है, तो क्या उसमें करंट फ्लो होना चाहिए, क्योंकि चार्जेस तो आप बोल रहे हो उसमें चल रहे हैं। हाँ, एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम नहीं है वहां पर, लेकिन जनरली जो होते हैं चार्जेस खुद की ही, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है खुद की ही पोजीशन को बार बार चेंज करते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, तो सर उसकी वजह से कोई करंट इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। रीजन क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और रैंडम, बिल्कुल रैंडम पोजीशन होती है, बिल्कुल रैंडम मोशन होता है। इस रैंडम मोशन की वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट होता है चार्जेस के फ्लो का, वो जीरो हो जाता है, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलने वाला हमको यहाँ से, और ना इलेक्ट्रॉन्स का कोई खास मोशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, सबकी ओवरऑल ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगी। ठीक है, अब वायर को हमने क्या किया, पिक्चर 2, ध्यान से समझना, मैं पिक्चर वाइज आपको बिल्कुल पिक्चर बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत डीप है। सेकंड पिक्चर में मैंने क्या किया है कि अब इलेक्ट्रॉन्स को एक्यूमुलेट हो गए थे भैया, इधर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए, इधर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, चार्जेस का फर्दर जो फ्लो है वो रुक गया। अब मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया, मैंने क्या किया, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और फिर वायर। अब पहली बात तो ये कि बाहर से भी मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया इसको, प्लस चलने का रास्ता भी दे दिया। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद में चार्ज को फ्लो होने के लिए आगे रास्ता भी दे दिया कि एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए इन दोनों एंड्स पे। तो जब ये एक्यूमुलेट नहीं होंगे तो चार्जेस, इलेक्ट्रॉन को पूरा फ्लो होने का रास्ता मिलेगा, फिर यहाँ से घूम के वापस आएंगे, और जब पूरा फ्लो मिलेगा और बार बार फ्लो करते जाएंगे, बार बार फ्लो करते रहेंगे, तो हमको एक एनर्जी मिलेगी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और पढ़ते हैं इसको। अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो तो अंदर जीरो है, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर से हमने एक्सटर्नली दिया है, किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू। अब जो है इलेक्ट्रॉन्स को चलना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद को एक्यूमुलेट करके खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना नहीं सकते, तो उनको चलना पड़ेगा, और जब चलेंगे तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद रहेगा नहीं, सिर्फ बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम करेगा, और इसकी वजह से उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो चल रहे हैं बेचारे, चलेंगे तो फोर्स लगेगा, और आपको पता है कि चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होता है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आया है, ये नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आया है। ठीक है, लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला तो ma होता है, दोनों को इक्वेट किया मैंने, इसको तो अपने पास में जो एक्सीलरेशन आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी के थ्रू लगा हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उनको जो एक्सीलरेशन मिलेगा उसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई। बहुत अच्छी बात है। फिर प्रॉब्लम होगी, अगर किसी भी कंडक्टर में बैटरी लगाने से वहां के चार्जेस एक्सीलरेट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स चले, फिर चले, दूसरी बार स्पीड बढ़ी, तीसरी बार भी बढ़ेगी, लगातार बढ़ रही है, बढ़ती 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 बढ़ती, इतनी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड फास्ट हो जाएगी, हो सकता है कि वो अपनी सरफेस ही छोड़ दे, मतलब उस कंडक्टर को छोड़ के ही भाग जाए। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है,
इतना तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता नहीं है जनरली। जो आपके आसपास जो करंट फ्लो होने के लिए जितने भी वायर्स वायर्स है उसमें आपने कभी ऐसा केस देखा ही नहीं। इसका मतलब कुछ और है जो हमसे छूट रहा है, हम लोग उसकी स्टडी भी करते हैं कि हमने। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बार बार पूछता है, लगभग बोर्ड्स में ये पूछा ही जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। वैसे तो मैंने पूरा थियोरेटिकल वे में लिख रखा है, लेकिन मैं आपको साइड में अलग से समझा देता हूँ। देखो क्या होगा, अब छोटी सी बात समझना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने 4-5 इलेक्ट्रॉन और पड़े, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब निकले, यहाँ पे टकराए, निकलने के बाद में एक्सेलरेट हुआ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, इतने में कॉलिजन हो गया दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के पास में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो इनके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके अलावा भी जो चीजें बचेगी, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी तो वहां पर एटम है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारी चीजें तो वहां क्या कहते हैं प्रेजेंट है ही, उन सब चीजों से भी कॉलिजन होगा। इस रिपीटेटिव कॉलिजन की वजह से क्या होता है, मान लीजिए टकराई, टकराने के बाद में फिर से टकराया, फिर से टकराया, फिर से टकराया, मतलब ये खुद को एक्सीलरेट करके चलना स्टार्ट ही करता है, उससे पहले इसका कॉलिजन हो जाता है, फिर एक्सीलरेट होता है, तब तक फिर कॉलिजन हो जाता है। ऐसे रिपीटेटिव कॉलिजन की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो देखने से बाहर पर कांस्टेंट ही दिखती है। मान लीजिए यहां से यहां आया, 10 मीटर सेकंड की स्पीड इसने पकड़ ली, 0 हो गई, फिर वापस 10 मीटर पर सेकंड की पकड़ी, तब तक फिर रुक गया। ऐसे ओवरऑल देखोगे बाहर से तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हुए बेचारा रुक रुक के चल रहे हैं। इसी चीज को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एक्सीलरेशन हो रहा है फिर भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी यहाँ पर, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू भी मैंने यहाँ लिख रखी है, लगभग इतनी होती है कंडक्टर्स के लिए, बहुत कम होती है, कोई खास नहीं होती। टाउ यहाँ पर दो आपको जो क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी का दो, और नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो कॉलिजन हुए उनके बीच में जो टाइम मिला, क्योंकि जो चलेगा इलेक्ट्रॉन वो उन दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम मिलेगा उसी में चल सकता है, तो उसको टाइम पीरियड को टाउ से डिनोट करेंगे। और लैम्डा बोलते हैं फ्री पाथ, जो दो कॉलिजन के बीच में फ्री पाथ मिलेगा उसको मूव करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पूरा डेरिवेशन कर ही डालते हैं आज। तो मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस एटी, u तो 0 है, एक्सीलरेशन की जगह माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इंटू टाउ एवरेज लिखा है मैंने यहाँ, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स का और सब जो भी जितने भी कॉलिजन होगा सबका निकालना पड़ेगा, तो वो ओवरऑल वैल्यू आपके पास में टाउ एवरेज की फॉर्म में ही आएगी। ये आ गया, तो ये टेंशन मत करना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। एक्सीलरेशन की जगह वैल्यू रख दी और टाइम की जगह टाउ एवरेज रख दिया। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, ऑब्वियस है, ये एवरेज सबका सब इलेक्ट्रॉन्स का मिला के है, तो सब इलेक्ट्रॉन्स का मिला के अपने पास में ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। अगर पाथ के अकॉर्डिंग जाए, मतलब जो रिलैक्सेशन पाथ मिल रहा है उस पाथ के अकॉर्डिंग जाए, तो ऑब्वियस है लैम्डा मीन कितना होगा, सबका ऐड करो, n से डिवाइड कर दो, और डायरेक्ट वीडी के फॉर्मूले से निकालना चाहो तो ये हो सकता है कि वीडी का फॉर्मूला होगा, जो भी लैम्डा मीन होगा उसको टाउ एवरेज से डिवाइड करो, तो आपके पास में वीडी आ जाएगा, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। अब थोड़ा हम प्रीवियस लेक्चर पे जाते हैं, वहां हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V अपॉन L होता है, ठीक है। उसको वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, तो VD का अब फॉर्मूला मेरे पास में ये बन गया। डायरेक्ट यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, और यहाँ तक का ही डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ये इस चैप्टर की, बार बार पूछा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के अंदर हम लोग रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। पूरा डेरिवेशन ही लगभग हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं भाई। देखो हम लोगों ने क्या किया, वहां से वीडी की फॉर्मूला तो अपने पास में आ गई, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट का फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो वो तो होगा सर डी क्यू बाय डी टी, या डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जो भी है। किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना टाइम पीरियड है, छोटा है तो ये फॉर्मूला है, बड़ा टाइम पीरियड है तो ये फॉर्मूला चल जाएगा। अब देखना इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, तो उसमें जो ये चीज है वो शो करती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकले।
उनका टोटल चार्ज आ जाएगा अपने पास में। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि टोटल चार्ज के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला यूज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद भी रखना। ट्रिक मैं बता देता हूँ कैसे याद। अरे भैया अगर मुझे यहाँ पर बैठा दो आप लोग, अगर मुझे यहाँ पर बिठा दो और बोलो कि सर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको गिनो, मेरे पास में किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो ये जो कंडक्टर है इसका एरिया कितना क्रॉस सेक्शन, एक आप मुझे कितने टाइम के लिए बैठा होगा यहाँ पर, एक इन चार्जेस की स्पीड क्या होगी, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो शायद आप सोच नहीं सको लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितने डेंस है वो भी मैटर करेगा। ठीक है, इन सबको, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इन सबको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक, और करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी, तो मैंने यहाँ पर डी क्यू की जगह तो ये रख दिया एन वी डी डी टी ए ई और अपॉन में डी टी से डी टी गया तो ये अपना फॉर्मूला बन गया वी डी ई एन ए। शॉर्ट फॉर्म में इसको वीना भी बोलते हैं। शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, इस फॉर्मेट में लिखोगे तो याद रखता है भाई हाँ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, वो ये वाला होता है। ठीक है, अगर हम लोग वीडी की वैल्यू पुट करें तो फॉर्मूला अपने पास में निकल के आता है आई इज इक्वल टू, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया ये वाला पूरा, तो ई तो अपने पास है ये, एन अपने पास है ये, ए, और ये पूरा फॉर्मूला आ गया वीडी का। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आएगी। मैं क्या करता हूँ कि ये जो पोटेंशियल है इसको तो एक साइड में कर लेता हूँ, बाकी सारी क्वांटिटीज को एक साइड में कर लेता हूँ। ऐसा क्यों किया आपने? मेरे को 10th क्लास याद आ गई एकदम से। मुझे ऐसा लगा कि मैंने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन दिया था ओम ने, और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से था कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर था। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसको ऐसे फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया कि V की जगह V है, I की जगह I है, R की जगह इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी आ गई। हम लोग तो R की जगह सिर्फ R लिखते थे, बिल्कुल, इसीलिए तो इसको क्लासिक स्टडी बोलते हैं। ये है R की मेन रीजन जो फिजिकल क्वांटिटीज पे R डिपेंड कर सकता है। ये सारी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम और क्रॉस सेक्शन एरिया, सारों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस तो आपको पता है। अगर लेंथ और एरिया फिक्स कर दें तो फिर बाकी सारी चीजें जनरली चेंज होती नहीं है। ठीक है, और ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर मैंने ओम्स लॉ याद आ गया मुझे, तो मैंने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख दिया कि भैया जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, मतलब ऐसे बोलना दिया चाहिए कि जो करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लिख दिया V इज इक्वल टू आई आर होता है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए जो कांस्टेंट लिखते हैं वो R लिखते हैं, और R की जो वैल्यू निकल के आई है वहां से वो इतनी बड़ी वैल्यू निकल के आई है ये वाली। इसको भी समझते हैं, इसकी सिग्निफिकेंट क्या क्या मीनिंग निकल सकते हैं वो भी समझते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, ऐसे लिखा जाता है, इसको सिंबल ऐसा होता है, थोड़ा अच्छा सा सिंबल है, याद रखना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो ऑपोजिशन ऑफर्ड कर रहे हैं, कौन, जो कंडक्टर ऑफर कर रहा है, ऑफर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स चलना चाह रहा है और कंडक्टर बोल रहा है नहीं इतना इजीली चलने नहीं दूंगा, उसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। एक ओम जो होता है उसका अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज अगर यूनिट निकालना चाहे तो वोल्ट पर एम्पियर होती है, और वन वर्ड में हम उसको ओम बोलते हैं। डायमेंशंस आप याद रख सकते हो। तो V इज इक्वल टू ये हो गया, तो R की जगह अपने पास में फॉर्मूला आ गया इतना बड़ा, याद रखो। अभी मैंने बोला था बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी काम है ये डेफिनेशन, पहले भी बताया था, बता देता हूँ। देखो जैसे R इज इक्वल टू V अपॉन I, पोटेंशियल को ले लो 1 वोल्ट और I को ले लो 1 एम्पियर। उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन कैसे बनाया, 1 ओम इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। ठीक है ना,
कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद में, क्योंकि फिर मैं यही कहूंगा क्लासिक स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो चीजों को थोड़ा सा डीप में पढ़ना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, पढ़ते हैं। अभी तक जो चीजें पढ़ रहे थे वो आप लोग बहुत इजी वे में पढ़ रहे थे, अब चीज को थोड़ा और जैसे नेक्स्ट लेवल पे, जैसे रेजिस्टेंस से आपको लग गया कि मामला तो बहुत उल्टा पढ़ने वाला है। अब जो है वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा, देखो चार्जेस का फ्लो मीन्स ये करंट और पोटेंशियल जो है छोटी छोटी स्टडी के लिए आपके काम के हैं। एक्चुअली में जो मेन रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसका मेन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पोटेंशियल की वजह से क्रिएट हुआ है। जब हम लोग ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो करंट डेंसिटी है अपनी उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालते हैं। निकाल दें। देखो यहाँ पर जो रो लिखा हुआ है उसको रजिस्टिविटी भी बोलते हो आप लोग, ये वही रजिस्टिविटी जो आप 10th में पढ़ के आए थे। इसका उल्टा कंडक्टिविटी होता है। डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो V का फॉर्मूला अपने पास में ये आया है, V/L, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस सेकंड चैप्टर का टॉपिक है तो समझने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर आप समझना मास NE² टाइम, और लेंथ तो हम लोगों ने क्या कर दी, इधर लेके गए। एरिया को अगर सिर्फ छोड़ दो, आप एरिया को छोड़ दो, एरिया नहीं, तो ये सारी चीजें जो है वो रो को शो करती है। और करंट अपॉन एरिया जो है वो करंट डेंसिटी को शो करता है, जिसको मैं J वेक्टर से लिख चुका हूं यहाँ पर, याद रहेगा, इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। मतलब बेसिकली अगर ओम्स लॉ को देखें तो हम लोगों को उसको डिफाइन करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी की फॉर्म में, वो मैंने प्रूफ कर दिया। हमारे सबके फिजिक्स के रेस्पेक्टेड सर HC वर्मा, उन्होंने ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से अपनी बुक में समझा रखा है। हमारे NCERT में भी ये है और बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आते हैं, हालांकि कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, बोर्ड्स में इतना अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। मतलब जनरली अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा तो V और I का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ कंडक्टर इतने बदतमीज होते हैं कि वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। नहीं करेंगे रूल को फॉलो तो क्या होगा, कुछ भी रैंडम हो सकता है। जैसे इसमें ये मैंने थोड़ा कर्व ग्राफ बना रखा है, मतलब किसी पॉइंट पे V और I का रेशियो निकालोगे तो सेम आएगा, फिर आगे नहीं भी आ सकता है, आ भी जाए, कोई भरोसा नहीं है। उनको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे देखो कंडक्टर्स जो होते हैं हाई करंट पे, अभी रिलेशन भी बताएं क्यों ऐसा होता है, कुछ इस तरीके का, पहले तो स्ट्रेट लाइन से चलता है, बिल्कुल तमीज से चलता है, फिर बदतमीजी पे उतर जाते हैं। ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग है, हम लोग आपको समझाएंगे भी चैप्टर नंबर 14 में। नीचे जो लिखा हुआ है वो गैस का है, देखो यहाँ पर आप ध्यान रखो। वैसे तो ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन कुछ ग्राफ को देख के ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप देख लो, I और V की बात है यहाँ पर, ठीक है। और जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब हो गया रेजिस्टेंस नेगेटिव भी जा सकता है। ये कंसेप्ट आगे की बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, अगर मैं रेजिस्टेंस का, ओहो कहाँ जाने की जल्दी हो रही है भाई तेरे को, हाँ, अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वापस रिपीट करूं तो मैंने क्या लिखा था, ML/N/E² टाउ इंटू, इसमें से ये भाई साहब जो तीनों हैं, चारों हैं, ये तो रो को शो करते हैं। क्यों, आप याद करो ना, आप लोगों ने 10th में फॉर्मूला पढ़ता R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, तो ये चार लोग ही तो रो की जगह जगह घेर के बैठे, इसका मतलब ये सब रो को ही डिफाइन कर रहे थे। कौन कर रहा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और रिलैक्सेशन टाइम एवरेज। या एवरेज भी लिख सकते हो, बार बार नहीं लिखने के चक्कर। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टेम्परेचर का रजिस्टर और रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो पहले तो इन दोनों के फॉर्मूले ध्यान में रखो, आप लोगों ने इन दोनों के फॉर्मूले देख लिए। अब दो कंडीशंस ध्यान रखो। कंडीशंस क्या है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे दो चीजें निकल के आएगी। क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉलिजन है उनका जो टाइम है वो ज्यादा हो जाए, मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम मिलेगा।
उसकी वजह से जो टाउ की वैल्यू है वो कम होने लगेगी। इसके हिसाब से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन इसके साथ में इसके डिनोमिनेटर में एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑब्वियस है जब चार्जेस को सॉरी जब कंडक्टर को हीटन अप करेंगे तो कुछ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स और आयोनाइज होंगे, तो ये जो n है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर n की वैल्यू बढ़ती है तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कम होना चाहिए। दोनों डिनोमिनेटर में है और दोनों में से एक ये चाहता है कि ये वैल्यू बढ़े और एक चाहता है कि कम हो, तो किसकी चलेगी? उसी की चलेगी जो क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। जो डोमिनेटिंग नेचर का होगा उसकी चल जाएगी, और जैसे ही उसकी चलेगी तब हमको पता चल जाएगा कि भैया ये जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है या कम करना है। हम लोग कर देते हैं। क्या किया हमने, पहले तो देखना पड़ेगा डोमिनेटिंग कौन है। देखो यहाँ क्या है, ऑब्वियस है कि कॉलिजन के बीच में जो टाइम मिल रहा था वो अब कम हो जाएगा, तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कंडक्टर्स के अंदर नेचुरली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खासे होते हैं, तो आपके हीटन अप करने से या आपको हीट एनर्जी देने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मतलब ये डोमिनेटिंग नेचर का नहीं है, मतलब ओवरऑल इफेक्ट इसकी वजह से आएगा। और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ने चाहिए। उसके हिसाब से क्या होगा, ये देखो टेम्परेचर के साथ में मैंने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक ग्राफ बना रखा है, वो टाइम के साथ में धीरे 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 बढ़ रहा है। लीनियरली नहीं बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर इस मामले में बहुत ही अच्छा और बहुत ही एंटिक बिहेवियर शो करते हैं, और उसी की वजह से हम लोग जो फ्यूचर, हालांकि बहुत यूज हम कर चुके हैं और फ्यूचर भी सेमीकंडक्टर में ही देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ की वैल्यू कम होगी, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। टेम्परेचर ने बोला ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं इसको, सेमीकंडक्टर ने बोला ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि सेमीकंडक्टर में नेचुरली अगर मीन टेम्परेचर की बात करें तो उस पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बाढ़ आ जाएगी, बिल्कुल एकदम से ज्यादा। तो डोमिनेटिंग कौन से होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बढ़ने की वजह से अपने को पता है सामने वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। फॉर्मूला वापस दिखाऊं, चलो दिखाते हैं। देखो ये देखो, अगर n बढ़ेगा तो रो को भी कम होना पड़ेगा और r को भी कम होना पड़ेगा। तो ग्राफ देख लो, कम हो रहे हैं दोनों। ये देखो कुछ एलॉयज इस इफेक्ट से बचे हुए हैं, जैसे निक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटिन हो गया। इन सब में क्या है, आप लोगों को एक ध्यान रखनी है कि ये लोग ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो करते, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, ना तो इनकी कोई खास रेजिस्टिविटी चेंज होती है, ना रेजिस्टेंस चेंज होता है। मैंने छोटा सा ग्राफ से बताया, थोड़ा माइनर सा होगा तो चलेगा। इसीलिए जनरली हम लोग बहुत सारे अप्लायंसेस के अंदर इन सारे एलॉयज को यूज भी करते हैं। चलें आगे। अब मैंने फिजिक्स में पहले ही बताया था आपको, जब भी हम लोग साइंस की स्टडी करते हैं तो हमारे पास में सबसे मेन गेम यही रहता है कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेंगे, ठीक है, कितना बढ़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितना बढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से ही अपने पास में मैग्नीट्यूड आएगा। तो मान लीजिए मैंने एक केस ले रखा है, मैंने क्या है, टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है R0 इनिशियल, और टेम्परेचर थोड़ा सा dt से मैंने बढ़ा दिया, तो अब जो टेम्परेचर हो गया वो हो गया T प्लस dt, और उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस बढ़ा है वो dr, मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस बढ़ा है, उसको ऐड कर दिया। मुझे बाकी चीज तो पता नहीं, मुझे ये पता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाली बात है, सही। और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो R0, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। इनिशियल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस में चेंज भी बहुत ज्यादा आएगा। इन दोनों को मर्ज करके, और जब मैंने कांस्टेंट रखा क्योंकि मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना था, तो मेरे पास में जो चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया वो आया अल्फा R0 इंटू dt। देखो स्मॉल टी मत लिखना, ये टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो कुछ फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आएगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, RF माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा ब्रैकेट में T फाइनल, मतलब फाइनल टेम्परेचर, माइनस T इनिशियल। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉरी इनको इधर उधर करेंगे, तो R फाइनल की वैल्यू आ जाएगी R0 1 प्लस अल्फा
डेल्टा टी, मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर उसको यहाँ पर लिख दिया। चलें आगे। फॉर रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में भी इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, वो बात ही है L इंटू एल, मतलब रेजिस्टेंस की जगह पूरा फॉर्मूला रखो तो सेम ही फॉर्मूला निकल के आएगा, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आता है, बस जहाँ रेजिस्टेंस लिखा हुआ था वहां पर रेजिस्टिविटी को लिख दो। अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट को ध्यान रखना, जो अल्फा होता है उसका फॉर्मूला इसी से मैंने बनाया, बना सकते हो आप लोग, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आर नॉट डेल्टा टी, इससे आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट आ जाएगा किसी भी मटेरियल का। तो कंडक्टर्स का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर्स का नेगेटिव होता है और निक्रोम वगैरह का लगभग 0 होता है, याद रहेगा, ठीक है। करंट डेंसिटी, वैसे तो मैंने अभी जो डेरिवेशन आपको ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म बताया था उसमें बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डेंसिटी निकालें करंट की तो वो इस तरीके से निकलता है। ए जो है वो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ध्यान होता है एरिया वेक्टर क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आ गया। ए कॉस थीटा, क्योंकि देखो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा लिखा जाता है कि जो जे क्या लिखा है वो लिखा हमने आई, तो आई लिखा जाता है जे, बोला जाता है ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है जे, खत्म। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है मोबिलिटी का। ऑब्वियस है चार्जेस चलेंगे तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का इफेक्ट है, उनकी मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन, जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी का मतलब होता है घूमना फिरना, रिलेशन है ये। वीडी का फॉर्मूला रख दिया तो मेरे पास है म्यू का फॉर्मूला आ गया, क्यू मतलब चार्ज, टाउ मतलब टाउ एवरेज जो भी है, और मास ऑफ दैट चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देना, होल्स की निकालनी है तो जनरली ये देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो होल्स मतलब पॉजिटिव चार्जेस कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होंगे, मतलब एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं कह सकते उसको, लेकिन ठीक है हम कॉमन स्टडी में कह देते हैं भाई वो होल्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये ज्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, अब बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे या चार्जेस चलेंगे तो वो किसी न किसी कंपोनेंट को एनर्जी देते हैं, जब चलते हैं तो किसी को एनर्जी भी देते हैं। एनर्जी देने के लिए कितनी एनर्जी कौन सा कंपोनेंट कंज्यूम करेगा उसके अकॉर्डिंग पावर निकाली जाती है, ठीक है। अब ये जो पावर है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से फॉर्मूला एनर्जी का लिखा है मैंने, और क्योंकि आप लोगों को पता है पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन कितना होगा जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा, तो उसके हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला बना दिया V इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और क्योंकि अपने को वर्क डन का फॉर्मूला याद है ना, वर्क डन इज इक्वल टू V अपॉन V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होगी तो लिख दिया मैंने, फॉर्मूला रखा तो अपने पास में पावर का फॉर्मूला आ गया V इंटू आई, इसको अच्छे फॉर्मेट में लिखे तो आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया है, V की जगह आई आर रख दिया ओम्स लॉ से, और भी फॉर्मेट हो सकते हैं। यूनिट होती है वॉट, वॉट की जो डेफिनेशन होती है सेम उसी तरीके से मैंने लिखी है, आप लोग स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ लेना, लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ लेना, मैं बता चुका हूँ V है और I है, दोनों को एक एक रख लेना मैग्नीट्यूड में, डेफिनेशन बन जाएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑब्वियस है पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला देख लो, वर्क डन या एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर कोई हीट की फॉर्म में एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो हीट भी उतनी ही निकलेगी। एक चीज याद रखनी है, वैसे तो 10th में आपने डीप में पढ़ रखा है कि 1 किलोवाट आर, क्योंकि यहाँ से जो पावर की यूनिट आपने निकाली है वाट, उसके हिसाब से आपको टाइम लेना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग एनर्जी कंजप्शन निकालते तो पावर इंटू टाइम, पावर लेना पड़ेगा वॉट में, टाइम लेना पड़ेगा सेकंड। घर में जब एनर्जी कंजप्शन निकाला जाता है तो वॉट और सेकंड बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, क्योंकि अपनी ओवरऑल वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, उसको कम करने के लिए मैंने क्या किया है कि 1 किलोवाट आर, मतलब पोटेंशियल पावर को किलोवाट में और टाइम को आर में लिया है, उसकी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल मल्टीप्लाई करना। इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ में आ गया। किलोवाट आर क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को
बड़ी यूनिट लेनी होती है, इसलिए किलोवाट आवर में लिख लेते हैं एनर्जी कंजप्शन को। वैसे तो वॉट सेकंड होनी चाहिए, लेकिन किलोवाट आवर में जूल की फॉर्म में लिखोगे तो इतने जूल आ जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा आने से चांसेस है नहीं, क्योंकि ये सब छोटे टॉपिक है। अब इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, ये तो एक पार्ट था, सेकंड पार्ट दिया इन्होंने कि भैया जिस चीज से पोटेंशियल दिया जाता है उसकी स्टडी करते हैं। जनरली जो पोटेंशियल है, जब तक हम 7 चैप्टर तक नहीं पहुंच जाते, मतलब जब तक हम लोग एसी करंट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल देने का जो वे है वो अपना पास होता है बैटरी या सेल। तो उसी को हम लोग समझते हैं, उसका मैकेनिज्म समझते हैं। सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सर्किट को, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है रजिस्टर या किसी भी कंपोनेंट के एंड पॉइंट पर। एक चीज याद रखना, सेल इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को प्रोड्यूस नहीं करता है। लोगों को लगता है कि वो खुद चार्जेस बना देता है, नहीं, सेल खुद के चार्जेस नहीं बनाता है, जो होते हैं उन्हीं को ही चलने में हेल्प करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, ठीक है। और सेल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, ये है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिज्म ऑफ सेल और बैटरी। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत डीप में भी है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या होगा, पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये एक बैटरी है या सेल है, देखो इसमें होता क्या है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मैंने पहले ही बना दिया, वैसे अपने को बनाने बाद में चाहिए। रीजन क्या है, इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है इस बैटरी के अंदर, जैसे कि मान लो कई बैटरी जो होती है उसमें केमिकल सॉल्यूशन भरा होता है। उस केमिकल सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक फोर्स की वजह से सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है, और सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाते हैं। इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, उस केमिकल सॉल्यूशन के जो भी आयंस हैं वो आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब एक सरफेस पे तो बहुत सारे पॉजिटिव, एक सरफेस पे बहुत सारे नेगेटिव, तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब होता क्या है कि भैया इस नेगेटिव चार्ज को, जैसे ही आप लोग इसको किसी से कनेक्टेड करते हो, जैसे मान लीजिए ये है, आपने क्या किया, किसी भी कंपोनेंट, रजिस्टर का मतलब होता है गिवन रेजिस्टेंस का जो भी कंपोनेंट होता है उसको रजिस्टर बोलते हैं, ये लिया आपने। अब इसमें होना क्या चाहिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे पढ़ा आपने। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आते हैं तो क्या होता है, हम लोग देखो बहुत डीप स्टडी में पहले ही कह रहा हूँ, अगर आपको कंसेप्ट समझना हो मैं पूरा टाइम दे सकता हूँ आपको, लेकिन अभी हम इजी में, इलेक्ट्रॉन्स को जब यहाँ से यहाँ जाना होगा, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो एनर्जी किससे मिलेगी, आपको सेल से मिलेगी। क्योंकि एक तरीके से देखो तो यहाँ तक तो ठीक है, मतलब आप लोग कंडक्शन मतलब वायर के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझ सकते हो, यहाँ से भी समझ सकते हो, यहीं तो प्रॉब्लम है, ये बीच में तो जगह है, सॉल्यूशन है कोई केमिकल, तो यहाँ से चार्जेस को फ्लो होने के लिए, मैं इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ चार्जेस को फ्लो होने के लिए जो हेल्प करता है वो केमिकल एनर्जी होती है। कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस चलती रहती है, उसकी वजह से एनर्जी मिलती है, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आता है, और इसी एनर्जी का यूज करता है ये इस कंपोनेंट को एनर्जी देने में, और जैसे इसको एनर्जी देता है फिर एनर्जी खाली करके वापस आता है, इस सेल से एनर्जी लेता है, फिर ऐसे 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 चलता रहता है। ठीक है, बहुत डीप कंसेप्ट है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको, क्योंकि हमारा काम है एक बार रिवीजन करना। चलिए, अब जितना ये फोर्स, वैसे तो नाम ऐसे लग रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को देख के ऐसा लगता है कि फोर्स की बात कर रहे हैं, मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। मुझे अगर एक चार्ज को यहां से यहां लाना है तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो जो बैटरी एक चार्ज को अपने एक एंड से दूसरे एंड ले जाने के लिए जो वर्क डन करती है पर यूनिट चार्ज पे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वर्ड पे मत जाना, वर्ड के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये कोई फोर्स है, नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये देखो यहाँ लिख दिया मैंने, ये हम आपको ई से लिखते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे, जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा, नेगेटिव उनका जो डिफरेंस होगा उतना ही वर्क डन आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, वही मैंने वहां लिख दिया है। अब अगला टॉपिक आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो क्या है, ईएमएफ से तो हमको ये लगता है कि ठीक है सर, बैटरी के एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक एंड पे नेगेटिव चार्जेस हैं, इनकी वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, काम कोई ज्यादा टफ नहीं है।
प्रॉब्लम ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं या उस सॉल्यूशन के थ्रू फ्लो होना स्टार्ट करते हैं तो उनको वो बैटरी खुद ही रजिस्टर करती है, हेल्प भी करती है और रजिस्ट भी करती है। उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? एक तो इलेक्ट्रोड, मतलब जैसे बैटरी बनाई जाती है ना, तो उसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इन इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, एक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और नेचर कैसा है उस इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट जानते हो ना आप लोग, जिसमें अगर हम लोग चार्जेस का फ्लो या फिर कहीं से भी उसको पोटेंशियल का डिफरेंस दे तो उसमें जो चार्जेस हैं वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी, भाई कंडक्टिविटी किस नेचर की है वो भी डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड भी डिपेंड करेगा। इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, कितने डुबो रखे हैं आपने उस सॉल्यूशन में। भाई ये तो मेटल के होते हैं, उनको किसी सॉल्यूशन में डुबोते हैं, तो वो सॉल्यूशन में कितने डुबो रखे हैं उस मैटर पे भी डिपेंड करते हैं। इसका मतलब सर जितना वर्क डन होना चाहिए, जितनी पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बैटरी खुद ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। उसकी वजह से जो अपने को बाहर नेट पोटेंशियल देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लीजिए चार्जेस की फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट बना, तो करंट के अकॉर्डिंग हम लोग अगर किरचॉफ के लॉ से अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो अपने पास में जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका फॉर्मूला आता है, जो एक्चुअल उसकी ईएमएफ है या जो पोटेंशियल है उसमें से I इंटू आर, मतलब इस रेजिस्टेंस की वजह से जो भी पोटेंशियल क्रिएट, जो भी ड्रॉप होगा उसको माइनस कर दिया मैंने। ये देखो मैंने समझा भी दिया। अब बैटरी को हम लोग, आप तो बैटरी का सिंबल कैसे बनाते थे पहले से? ऐसा, सॉरी ये सेल का हो गया, और बैटरी के लिए आप ऐसा ऐसा ऐसा, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही बैटरी बोला जाता है। लेकिन अब हम लोग कैसे बनाएंगे? इतना तो बैटरी के लिए ठीक था, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम लोग सिंबल देंगे इस बार। अंदर तो बना नहीं सकते, जगह कम है, इसलिए मैंने बाहर ही बना दिया। और जो नेट टर्मिनल वोल्टेज है अपना, वो इनके एंड पॉइंट से मेजर किया जाएगा। ये पूरी बैटरी है, मतलब बैटरी का सिंबल ये नहीं होगा, अब पूरा होगा। और जो इस पोटेंशियल का जो यहाँ पर जो ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। याद रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। नाम पे मत जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक सर्किट अगर मान लो एक्सटर्नली किसी सर्किट में डाल दोगे तो ठीक है, जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दोनों, क्योंकि सीरीज में है तो दोनों ऐड होके हो जाएंगे, ईएमएफ से उसको डिवाइड कर देंगे। पोटेंशियल करंट का फॉर्मूला ये होता है ना, V अपॉन आर। तो आर नेट मैंने जो भी टोटल होगा वो लिख दिया। अब आगे टॉपिक अपना आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आप लोग लकी हो कि कोरोना के बाद में आपने पढ़ना स्टार्ट किया या बोर्ड्स में आए हो, तो लकी का फायदा क्या है आपको? अब आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले ही पढ़ने हैं, ज्यादा डेरिवेशन डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस के लिए इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी आपको सिर्फ सिर्फ जो अपना बोर्ड्स का कंसेप्चुअल वे है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता देता हूँ। पूरी बात भी समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ सुनो, ये कोई रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट किया। इन तीनों का जो ओवरऑल ईएमएफ निकल के आएगा वो इन तीनों का बिल्कुल आपको अर्थमेटिकली एडिशन कर लेना है, E1 E2 E3, कोई दिक्कत नहीं आता। इनका जो रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में है, तो सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग 10 से, पता है आपको, ये है। अब जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस ए और बी पॉइंट पे, उसके लिए फॉर्मूला होगा V AB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट। वैल्यूज पुट कर दी तो अपने पास में आ गया। अगर आप सेपरेटली निकालना चाहते हो तो ठीक है, अगर इसका निकालना चाहते हो तो इसका ईएमएफ निकाल दो, इसमें से IR1 माइनस कर दो। सेकंड वाले का निकालता हो तो सेकंड वाले की तरफ से कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक स्पेशल केस है अपने पास में, बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। मान लीजिए n नंबर ऑफ सेल्स आपने जोड़ दी सीरीज में, तो उसमें जो टोटल करंट निकलेगा कुछ नहीं है, जो ईएमएफ है उसको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना, सेम हो तो ठीक है। और रेजिस्टेंस जो भी होगा इंटरनल, उनको भी n टाइम से मल्टीप्लाई कर देगा, अगर सेम इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब सेम ही सेल को जोड़ रखा हो तो इस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और ठीक है,
ईएमएफ ये हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको मैंने वैल्यू पुट भी कर दिया। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन दूं तो यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है। आर इक्विवेलेंट तो आप लोग फटाफट से बना दोगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है 10th क्लास में, आपको पता है। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 सॉरी 1/R1 प्लस 1, लेकिन जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला अपने पास में निकल के आ जाता है। ई इक्विवेलेंट मतलब ईएमएफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है, आपको ध्यान रखना, बस याद रख लेना, फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछेंगे। इस बार बोर्ड ने ये फिक्स कर दिया है फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। इसके जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अभी मेरा काम है चैप्टर को अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स ही समझना, तो ठीक है। और आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट की वैल्यू जब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें एक चीज याद रखना, अगर हम लोग एन सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का ईएमएफ एन से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि सारे पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब ही ये हो गया कि इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ, सबका मिला के जो नेट ईएमएफ होगा वो सेम ही रहेगा, भले एक का निकालो भले सबका निकालो, क्योंकि ईएमएफ जो होता है पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ई आएगा। और रेजिस्टेंस को तो एन टाइम्स से डिवाइड कर लेना, और करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी यहाँ से ये हटा देना, ये नहीं सही से, एक मिनट मैंने वो यार ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में कुछ ट्रेजेडी है। ये जो एन है ये कैपिटल वाले आर के साथ में, मतलब इस फॉर्मूले को हम लोगों ने खोल के लिखा है, जैसे कि हमने लिखा होगा पहले I इज इक्वल टू ई आर प्लस आर बाय एन, तो फिर मैंने लिखा होगा ई एन आर प्लस आर बाय एन, और एन को ऊपर भेजेंगे तो एन ई एन आर। समझ में आ गया? ध्यान रखना, ऐसे कुछ कुछ बातें बड़ी खतरनाक होती है और काम की भी होती है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में आ रहा है किरचॉफ्स लॉ। क्या आ रहा है? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ कौन थे? अच्छे आदमी थे। सब चीजों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन टाइम को देख के नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, किरचॉफ का दो लॉ है, एक है फर्स्ट लॉ, मतलब एक्चुअली उस लॉ का नाम तो किरचॉफ्स करंट लॉ है, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं, जो आपको ठीक लगे, तीनों नाम, क्योंकि क्वेश्चंस तीनों में से किसी भी एक नाम को लेके आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है स्टेटमेंट उसका कि अगर किसी जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब समझते हो ना, जंक्शन या नोड का मतलब होता है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर्स या कोई भी मतलब लाइन आके मिलती है तो उसको जंक्शन बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट सम ऑफ करंट विल बी जीरो, मतलब टोटल जो सम होगा करंट का वो जीरो होगा, मतलब जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट उस जंक्शन को लीव करेगा। रीजन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आ रहा है तो यहाँ तो रुकने से रहा, एक्यूमुलेट तो होने से रहा, आगे बढ़ जाएगा, बस ठीक है। जितने चार्जेस आएंगे उतने चार्जेस आगे चले जाएंगे, मतलब जितना करंट आएगा उतना ही आगे चला जाएगा। स्टेटमेंट भी याद रखना है और रीजन भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है? बड़ा इजी है। किरचॉफ का सेकंड लॉ को हम लोग लूप लॉ, वोल्टेज लॉ ये भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि अगर एक क्लोज लूप के लिए हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना चाहें तो वो जीरो आएगा, मतलब आप इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ, घूम के वापस इसी पॉइंट पे आओ, अगर क्लोज लूप कंप्लीट कर दिया आपने पूरा लूप, तो घूम के वापस आने पर जो पोटेंशियल, मतलब जो पॉइंट आपने स्टार्टिंग में लिया था और वापस एंड पे आ रहे हो, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जीरो ही आएगा, मतलब सारा पोटेंशियल रास्ते में कंज्यूम हो जाएगा, होना ही है। इसका रीजन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भैया जितनी एनर्जी आप लेके निकले थे उतनी एनर्जी तो रास्ते में जो जो कंपोनेंट पड़ेंगे उनको देनी पड़ेगी, और सारी एनर्जी आप लूज करके वापस अपने मेन पॉइंट पे आ जाओगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूप लॉ। किरचॉफ लॉ की एक समस्या है कि किरचॉफ लॉ जो है उसको हमको यूज करना होता है। यूज कैसे? न्यूमेरिकल्स में। अब न्यूमेरिकल्स में यूज करने से लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक रजिस्टर्स है ऐसे,
ठीक है, मैं सिर्फ आपको सिंबॉलिक वे में समझा रहा हूँ। R2 R3 R4 और मान लीजिए यहाँ पर भी एक बैटरी है, यहाँ पर भी एक बैटरी है, या सेल है, जो भी है। किरचॉफ लॉ को यूज करके हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। मतलब जो जनरल फॉर्मूले इफेक्टिव रेजिस्टेंस के थे वो तो है ही है, हालांकि वो तो अब डिलीट हो चुके हैं, लेकिन हम लोग किरचॉफ लॉ को कुछ करके आपको रेजिस्टेंस का तरीका भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जब करंट है उसकी डायरेक्शन देखनी होगी दो तरीके से। इसके हिसाब से पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे है तो करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जंक्शन रूल पे करंट बटेगा। तो जो जंक्शन रूल है फर्स्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग आपको करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब पॉजिटिव से निकला, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ भी बटा, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, वापस आया यहाँ पे, और ये वाला जो है ये भी वापस मिल गया इसको, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ करके फिर यहाँ आ गया। इसको बोलते हैं करंट की डायरेक्शन बनाना। आप चाहो तो एक सेल से बना दो, आप चाहो तो दोनों से बना दो, दोनों की फिर क्या है, फिर इसकी ऐसे बनाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो तो मैं न्यूमेरिकल एक अच्छे से सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप, क्लोज लूप लेना है। तो सर लूप कैसे लें, पहले से तो लूप दे रखे हैं? नहीं नहीं, ये लूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग स्टडी कैसे करेंगे। मतलब हम लोग कहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और डायरेक्शन इसकी ये ले ली, जो आपको ठीक लगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, मतलब वो तो सेल के अकॉर्डिंग ही होगी। लूप की डायरेक्शन जो मतलब हम लोग स्टडी करेंगे वो अपनी मर्जी से ले सकते हो। उसमें चाहे कितने ही सेल पड़े, चाहे कितने ही कैपेसिटर आए, चाहे कितने ही रजिस्टर आए, हमको टेंशन नहीं लेनी है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन जो लेनी है वो आप अपनी मर्जी से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितनी भी ले लो। और फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, ये लिख लेना फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, कुछ ट्रिक्स है पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन को लिखने की। देखो क्या है, आप लोगों ने जैसे, मैं बनाता हूं वापस उसको, अब हमने क्या किया, यहां से लूप लेना स्टार्ट किया। इसका मुझे पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि मैं ये रूल ये लगाऊंगा कि जो क्लोज लूप का जो पूरा पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, मैं ये लगाना चाहता हूँ इसमें। तो इसका जो पोटेंशियल का जो तरीका है वो देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी सेल के बारे में बात करें, तो उसमें अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो तो पोटेंशियल क्या हुआ, पॉजिटिव पे ज्यादा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पे कम होता है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। तो वहां पर जब आप पोटेंशियल को लिख रहे हो तब आपको लिखना है -E। ठीक है, अगर आप उल्टा चल रहे हो, जैसे मान लीजिए ये आया आया आया, मैं फिर यहां से यहाँ आया, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब मैं चलूंगा तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव E। मतलब इसके लिए लिखूंगा नेगेटिव, और फिर जैसे मेरा इसका नंबर आएगा +E लिखूंगा। समझ में आ गया बात। रजिस्टर की बात करते हैं। देखो रजिस्टर में एक चीज तो ध्यान रखना आप लोग, रजिस्टर में जब करंट फ्लो होता है तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, और वही डायरेक्शन अगर आपने लूप में ले लिया कि मैं भी ऐसे ही जाऊंगा इधर से इधर, तो आप भी हाई से लो जा रहे हो, तो मतलब आप पोटेंशियल का क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। और अगर उल्टा आ रहे हो तो पोटेंशियल को गेन कर रहे हो। मैं पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका अच्छे से, अभी मेरा काम सिर्फ ये लेक्चर पूरा करना है। तो रजिस्टर, सॉरी रजिस्टर वाला नीचे आ गया, मैंने उसी में समझा दिया, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गया। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वैसे तो आपने प्रैक्टिकल्स में किया भी होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में हम लोग 4 रजिस्टर, एक रेजिस्टेंस जो होता है उसमें से अननोन होता है तो उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसमें क्या होता है कि जो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, VB शुड बी इक्वल टू VD। उस केस में क्या होगा, किरचॉफ का लॉ लगाएंगे हम लोग। मतलब इसका पोटेंशियल I1 R1, फिर करंट ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा उल्टी डायरेक्शन में, तो -I2 R2 0, क्योंकि हमको पता है लूप में करंट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो इसके हिसाब से अपने पास में ये इक्वेशन बनी। सेकंड लूप के हिसाब से अपने पास में ये इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो अपने पास में एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि जो R1 है और R2 का जो रेशियो है वो R3 और R4 के रेशियो के बराबर होगा। दिस इज द कंडीशन ओनली वैलिड फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब पोटेंशियल सेम हो तब ऐसा काम होगा। रिवर्स भी हो सकती है, मतलब ये देखे पूछ ले पोटेंशियल कैसा होगा तो पोटेंशियल भी सेम
होगा। ये हो गया। तो उसमें मान लीजिए फोर्थ जो है वो अननोन है, उसको निकालना है, तो R3 इधर ही रह जाएगा, R2 इधर रह जाएगा, R1 और R4 को निकाल सकते हो, बाकी सब नोन होंगे। ट्रिक क्या है इसमें, है क्या, सब आपने सब कुछ निकाल दिया, चलो सर ये रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाल। इसमें एक अच्छा गेम ये हो जाता है कि जब ये रेजिस्टेंस इस कंडीशन पे आता है, जब ये व्हीटस्टोन इस कंडीशन पे आता है, मतलब जब ये बैलेंस्ड हो जाता है, बैलेंस का मतलब रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है, उस केस में क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो है इस वाले पे करंट जीरो हो जाएगा, मतलब इस लाइन के अलोंग कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर में अगर रीडिंग जीरो आ जाएगी इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज हो, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अपना बैलेंस्ड हो गया। और जैसे ही वो बैलेंस होगा, अब अपने को पता चल गया कि VB और VD पोटेंशियल सेम हो गया, और ये कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग ये रखेंगे अपने पास में, जो फोर्थ जो भी अननोन रजिस्टर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस पे भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं अटैच कर दूंगा इसी वीडियो में, अटैच कर दूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, प्लस जो आपके किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स है वो कैसे किए जाते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रिवीजन करना है, नोट्स कॉपी अपने पास रखनी है, डाउट्स आते ही हमसे कांटेक्ट करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रिपेयर करते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, अब आलस का टाइम नहीं है, जो भी करना है इस 1-1.5 महीने फटाफट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में जो एग्जाम होगा उसी की प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं, हर रैंडम एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए।